नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तैयारी करा रहे हैं। अभी तक कई सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। अभी ये सीरीज हिस्ट्री का चल रहा है जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाजवाद और साम्यवाद। इसका एक क्लास ऑलरेडी हो रखा है, ये सेकंड क्लास होने जा रहा है इसका। हम लोगों ने अभी तक समाजवाद और साम्यवाद के बारे में समझ विकसित किया था और कार्ल मार्क्स के बारे में भी कुछ चीज़ें हमने पढ़ा था। कार्ल मार्क्स कौन था इसका परिचय हम लोगों ने कर लिया था। और अब कार्ल मार्क्स के बाद की चीज़ें, जब रूस में परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी, वहाँ पर जो है राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, क्रांति की स्थिति पैदा हो गई। तो उसके बाद 1917 में जो है फरवरी में पहली क्रांति होती है, फरवरी 1917 में पहली क्रांति होती है। और फिर वो क्रांति जो है बताया जाता है कि अधूरी रह गई है। लेनिन बाद में स्विट्जरलैंड से वापस आकर के कहता है कि क्रांति अभी अधूरी है, अभी इसे पूरा होना बाकी है। तो आखिर क्या हुआ था रूस में 1917 में, और लेनिन ने ऐसा क्यों कहा कि क्रांति अभी अधूरी है, इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग रूस की क्रांति के क्या कारण थे उसको समझेंगे, मतलब हम उन सभी परिस्थितियों का समझने का प्रयास करेंगे जिसके कारण रूस में क्रांति जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और इसने एक भयावह तरीके से जो है क्रांति का कारण क्रांति हुआ। ठीक है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, किन व्यक्तियों का जो है इसमें भूमिका रही, उन्हीं के बारे में हम लोग आज समझेंगे। मोटे तौर पे हम लोग उस समय की परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि एक बड़ी क्रांति हुई थी। और इससे हमें जो है एक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है इसमें से कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। और आज की क्लास में से कई तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हर क्लास से बनते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से जो है आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे और 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कॉपी और कलम अपने साथ लेकर बैठिए ताकि जो भी चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आप उसको साथ ही साथ नोट करते हुए चले। इस चैनल पर अब जुड़ चुके हैं तो इस चैनल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये हमारा एक क्लास है पटना में ही है और यहाँ हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं और अभी ऑनलाइन हमने कोशिश किया कि चलो ऑनलाइन की दुनिया में भी हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या हाल है यहाँ का। ठीक है, तो हम लोगों ने भी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, अभी ट्रायल फेज में ही है, लेकिन पूरा सीरीज चलेगा, पूरा कोर्स हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, रूस की क्रांति के कारण को समझने जा रहे थे। ठीक है, इसमें चलो ठीक है, इसमें देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रूस की क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, रूस की क्रांति के कारणों को समझना है आज हमें। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके कैलेंडर के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कैलेंडर। जी हाँ, बिल्कुल कैलेंडर। अब कैलेंडर क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि फरवरी 1917 में ही रूस में जो पहले से चल रही कैलेंडर थी उसके स्थान पर एक नया कैलेंडर लागू किया गया था, जिसके बाद से तिथियों का जो है वो बड़ा उलटफेर हो गया था, यानी तारीख जो है वो बदल गई थी। ठीक है, और इन जब तारीख बदलेगी तो जिस समय बदली है तारीख, उस समय के आसपास की चीज़ों को हमें दोनों कैलेंडर के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स बना के रखा है। ठीक है, इसका फोटो भी मैं आपको दे दूंगा, बहुत 1 पेज का ही है। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको बहुत काम आएगा। मैं डिटेल में यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ और ग्रुप में जो है वो फोटो डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एक बार
आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो कि हाँ हमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ग्रुप में आप फोटो डाल दीजिए, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले कैलेंडर को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है दो तरह का कैलेंडर था, ठीक है। देखिए पहला जो पुराना कैलेंडर था उसका नाम क्या था, ठीक है, उसका नाम था, लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था, जूलियन कैलेंडर। जो पुराना कैलेंडर था उसका नाम क्या था, जूलियन कैलेंडर, ठीक है, क्या है उसका नाम था, जूलियन कैलेंडर। और नया जो कैलेंडर आया था उस कैलेंडर का क्या नाम था भाई, तो उस कैलेंडर का नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। नए कैलेंडर का क्या नाम था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और आपको ये जान लेना चाहिए कि जो जूलियन कैलेंडर है पुराना है, ठीक है, और ये नया है। ये नया वाला कैलेंडर तो है वो पुराने वाले से 13 दिन आगे था, ठीक है। ये कितना दिन, 13 दिन आगे था। आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे था, ठीक है, आगे है, तो ये 13 दिन आगे है। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की अपेक्षा कितने दिन पीछे है, ठीक है, तो आप 13 दिन पीछे आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। तो ये 13 दिन का फासला जो है इन दोनों में था। अब जो है उस समय की चीजों को हम ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है। आपको एक ओवरव्यू देते हैं हम उस समय क्या हुआ था उसके बारे में। देखिए वहां पर जो है, जो खास करके जो किसान थे और जो मजदूर थे उनकी स्थिति जो है काफी ज्यादा दयनीय हो गई थी, काफी ज्यादा जो है उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उस महंगाई में जो है वो भोजन खरीद सके। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि भुखमरी तक के हालात पैदा हो गए थे। और उस स्थिति में जो है राजनीतिक अस्थिरता भी जो है उत्पन्न हो गई। इसके साथ ही रूस प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था, जिस वजह से रूस को काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। सैनिकों पर काफी ज्यादा दबाव भी था, सैनिक का खर्चा भी बहुत ज्यादा था और कई युद्धों में रूस जो है वो हारता जा रहा था। इन सब वजहों से जो है रूस में आर्थिक संकट पैदा होने लगे और फलस्वरूप जो यहाँ के सुधारवादी नेता थे उन्होंने क्रांति करना ही उचित समझा। और फरवरी 1917 में एक राजकुमार थे जिनका, उदारवादी राजकुमार थे जिनका नाम था लिबोव। क्या नाम था उनका, लिबोव, ठीक है, उनका नाम था लिबोव, ठीक है, लिबोव नाम था उनका, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में जो है पहला क्रांति हुआ जो कि फरवरी में हुआ था, ठीक है। खैर इसमें क्या हुआ और इनकी सरकार कहाँ तक सुधार कर पाई या नहीं कर पाई इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। कारण को समझते हैं। देखिए पहला कारण जो है हम यहाँ पर राजनीतिक कारण समझेंगे, ठीक है। पहला कारण के रूप में हम लोग यहाँ राजनीतिक कारण को देखेंगे। दूसरा कारण सामाजिक कारण होगा, ठीक है, दूसरा कारण सामाजिक कारण। तीसरा कारण क्या लेंगे हम लोग, आर्थिक कारण, ठीक है, तीसरा हम लोग आर्थिक कारण समझेंगे। चौथा जो है वो आर्थिक कारण तो हो ही गया, और क्या देंगे, धार्मिक कारण, ठीक है, धार्मिक कारण हो जाएगा इसका। और फिर धार्मिक कारण के बाद पांचवा जो है वो बौद्धिक कारण, पांचवा हो जाएगा हमारा बौद्धिक कारण। ये 5 पॉइंट्स जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो है कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा ना, तो वो एक्सप्लेनेशन अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पूरा फुल डिटेल में बता रहे हैं। और फिर एक बार लास्ट में जो है हम आपको इसका समराइज भी कर देंगे कि हमें लिखना कैसे है, ठीक है, और हो सके तो आप साथ में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। देखिए राजनीतिक कारणों को समझना, कारण कहने का मतलब क्या है कि उस समय राजनीति में ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हो रही थी जिसने लोगों को प्रेरित किया क्रांति करने के लिए, ठीक है। राजनीति में होने वाली उन सभी गतिविधियों से हम यहाँ पर रूबरू होंगे जिन्होंने लोगों की स्थिति को और ज्यादा बदतर बनाया और लोग जो है प्रेरित हुए क्रांति करने के लिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है हमारे पास में जो है, इसमें जो पहला लाइन लिखेंगे वो होगा कि क्योंकि रूस में राजनीतिक अस्थिरता थी, कई तरह की राजनीतिक गतिविधियां थी जिन्होंने रूस की क्रांति को बढ़ावा दिया। पहला इसमें लिखेंगे क्या, निरंकुश राजतंत्र एवं अत्याचारी शासन, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र एवं अत्याचारी शासन, निरंकुश राजतंत्र एवं अत्याचारी शासन,
ठीक है, पहला हो गया निरंकुश राजतंत्र एवं अत्याचारी शासन। इसमें दूसरा हम लिख सकते हैं क्या, दूसरा लिख सकते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आता है यहाँ पे, रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति, इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही विस्तार से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर लिखना पसंद करते हैं वो होता है राजनीतिक दलों का उदय। वो क्या है, राजनीतिक दलों का उदय, ठीक है। यही 3-4 लाइन हमें जो है एक्सप्लेन करने के लिए काम आएगा यहाँ राजनीतिक कारण में, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। रूस की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थितियों ने रूस की क्रांति को प्रेरित किया। इसमें निरंकुश राजतंत्र एवं अत्याचारी शासन शामिल था। हम जानते हैं कि उस समय रोमनोव वंश का शासन था। उस समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है। 1917 में रूस का जार कौन था, निकोलस द्वितीय, ठीक है, निकोलस द्वितीय था। वो बड़ा ही अत्याचारी शासन था, निरंकुश था, और वो हमेशा जो है अपने चापलूसी करने वालों से घिरे रहता था। उस समस्त शक्तियां उसके पास होने के बावजूद भी जनता के कल्याण के लिए वह कुछ नहीं करता था, जिसकी वजह से जनता की स्थिति बिगड़ती गई और जनता आक्रोशित होने लगी। दूसरा है राजनीतिक रूसीकरण की नीति, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। रूसीकरण की नीति क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। रूसीकरण की नीति क्या है, 2 मार्क्स के लिए आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि तत्कालीन जार निकोलस द्वितीय ने एक नीति अपनाई थी जिसका उद्देश्य संपूर्ण रूस को एकीकृत करना था। इस नीति के तहत एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया गया। इसमें रूसी शिक्षा, रूसी भाषा और रूसी संस्कृति को रूस के सभी नागरिकों पर जबरदस्ती लादने का प्रयास किया गया। इससे वहां रह रहे अन्य धर्म, अन्य जाति, अन्य भाषा के लोगों की भावनाएं काफी हताहत हुई और इससे लोग काफी नाराज हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसीकरण की नीति भी रूस की क्रांति के लिए उत्तरदायी थी, ठीक है। आपसे पूछता है कि रूसीकरण की नीति रूस की क्रांति के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थी, तो इन्हीं बातों को हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी अभी कहा है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक बार भी मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस तीसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं, फिर इस चीज को पूरी तरीके से जो मैं एक शॉर्ट वे में समराइज करूंगा, ठीक है। अब देखिए, राजनीतिक दलों का उदय, जाहिर सी बात है इस पॉइंट से आपके मन में सबसे पहले इतना तो जरूर आया होगा कि रूस में जो है कई तरह की नई राजनीतिक दलों का उदय हुआ होगा, नई पार्टियां जो है बनाई गई होगी, ठीक है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले नाम जो आता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, वो है प्लेखानोव का, ठीक है। 1883 ईस्वी में, ठीक है, 1883 ईस्वी में प्लेखानोव, ठीक है, प्लेखानोव ये जो है एक नई पार्टी का स्थापना करते हैं। इस पार्टी का नाम है रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इस पार्टी का क्या नाम है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट आप और याद रखिएगा कि ये जो प्लेखानोव है ये एक और नाम से जाना जाता है, मतलब इसको जो है एक फैक्ट है इसके बारे में कि ये रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति था, ठीक है। रूस का पहला साम्यवादी कौन था, प्लेखानोव, ठीक है। रूस का पहला साम्यवादी जो है वो आपका है प्लेखानोव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो है 1883 हो गया और साल 1900, ठीक है, साल 1900 में जो है एक और नई पार्टी की स्थापना होती है। इस बार
पार्टी की स्थापना करने वाले का नाम जो है वो नहीं दिया है, लेकिन इस पार्टी का नाम जो है वो दिया हुआ है आपके बुक में। नाम दिया है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, इसका नाम दिया है आपके बुक में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, पार्टी। ठीक है, बाद में ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। ये 1903 ईस्वी में इस पार्टी के दो टुकड़े हो गए। इस पार्टी के दो टुकड़े हो गए। कारण था कि कुछ लोग जो है इसमें अलग सिद्धांत को मानने वाले थे और कुछ दूसरे सिद्धांत को मानते थे। तो सिद्धांतों के मतभेद के कारण जो है साल 1903 में ये पार्टी दो भागों में बट गई। ठीक है, और ये दो भाग जो बटे इनके नाम क्या थे? पहला जो ग्रुप था उनका नाम है मेंशेविक। ठीक है, उनका नाम है मेंशेविक। ये मेंशेविक दल बन गया। ठीक है, मेंशेविक दल बन गया। ये अल्पसंख्यक थे। ठीक है, ये अल्पसंख्यक थे, अल्प मत वाले थे। ठीक है, ये अल्प मत वाले थे। ठीक है, और जो बहुमत वाले थे उस पार्टी का नाम है बोल्शेविक दल। उस पार्टी का क्या नाम है? बोल्शेविक दल। ठीक है, बोल्शेविक दल उसका नाम है। लेनिन इसी दल का नेता था। लेनिन जो है वो इसी दल का नेता था और आगे चल करके जो है नवंबर 1917 में क्रांति को नेतृत्व करता है, जिसको बोल्शेविक क्रांति का नाम से भी जाना गया था। ठीक है, इस पार्टी का नेता का नाम पूछा जाए आपसे तो क्या बोलेंगे? केरेंस्की। ठीक है, इधर जो है केरेंस्की नेता था इस दल का। ये पार्टी के स्थापना का जो है उद्देश्य यहीं तक था। और इसके बाद देखिए इसमें एक चीज और कहता है कि बोल्शेविक जो है पार्टी ने 1912 ईस्वी में एक अपना समाचार पत्र निकाला था। 1912 ईस्वी में बोल्शेविक दल ने अपना एक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था? समाचार पत्र। समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था। इस समाचार पत्र का नाम था प्रावदा। इस समाचार पत्र का नाम क्या था? प्रावदा। ठीक है, प्रावदा क्या समाचार पत्र है। किस पार्टी से संबंध है इसका? बोल्शेविक दल से संबंध है। कब से इसका संपादन शुरू हुआ? 1912 से शुरू हुआ। ठीक है, लेनिन किस दल का नेता है? ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, याद हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम मिटाते हैं और अब इस राजनीतिक कारण को एकदम संक्षेप में हम बतला देते हैं आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा कि राजनीतिक कारण से हमारा मतलब उन सभी राजनीतिक गतिविधियों से है जिसने रूस की जनता में क्रांति के प्रति रुझान को बढ़ाया, यानी क्रांति करने पर मजबूर कर दिया लोगों को। ठीक है, ये शासन। ठीक है, अब इस चीज को जो है हम लिखवा रहे हैं, लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा कि रूस की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था इतनी बिगड़ गई थी कि इसने राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया। पहला, इसकी निरंकुश राजतंत्र एवं अत्याचारी शासन। प्रशासन में सम्मिलित सभी अधिकारी भ्रष्ट थे तथा जनता से जबरदस्ती कर वसूली करते थे। इससे जनता की शिकायतों का निवारण नहीं हो पाता था। ठीक है, और उसके बाद रूसीकरण की नीति ने भी इस क्रांति को काफी हद तक बढ़ावा दिया। इस नीति ने रूस की जनता पर जबरदस्ती रूसी भाषा, रूसी शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे जनता में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। राजनीतिक दलों के उदय के कारण भी, नए राजनीतिक दलों के उदय के कारण भी, ठीक है, नए राजनीतिक दलों के उदय के कारण भी रूस की राजतंत्र जो है वो कमजोर पड़ने लगी और परिणाम स्वरूप जनता का विश्वास राजतंत्र से उठने लगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब समझते हैं हम लोग सामाजिक कारणों को। ठीक है, सामाजिक कारणों को हम लोग अब समझने जा रहे हैं। सामाजिक कारणों में मेरे ख्याल से 2 पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, पहला तो किसानों एवं मजदूरों की
स्थिति, किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, ठीक है, दयनीय स्थिति। और दूसरा था किसानों का विद्रोह, और दूसरा है किसानों का विद्रोह, ठीक है, ये विद्रोह, ठीक। अच्छा देखिए, इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा इतिहास में भी जाना पड़ेगा इस दूसरे पॉइंट में। खैर इतिहास में तो हम लोग है ही हैं, ठीक है। खैर देखो, यहाँ पहले को समझते हैं, किसानों की एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस की क्रांति से पूर्व रूस में किसानों और मजदूरों की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय थी। बढ़ती महंगाई तथा काम के किसानों से कर की जबरदस्ती वसूली के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी, और काम के अधिक घंटे तथा कम मजदूरी के कारण मजदूरों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इन सभी वजहों से किसान एवं मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों ने जो है 1858 से 60 के बीच कुल 284 बार विद्रोह किया। 1858 से 1860 के बीच कुल कितने बार विद्रोह किया किसानों ने? 284 बार, ठीक है। इस समय रूस का जो सम्राट था वो था जार अलेक्जेंडर सेकंड, ठीक है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार तो वहां के राजा को, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, पद का नाम, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय उस व्यक्ति का नाम था, ठीक है। इस अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में कृषि दास्ता समाप्त कर दिया, ठीक है। कृषि दास्ता कानून जो है इसने समाप्त किया। कृषि दास्ता कानून, कृषि दास्ता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया, जिसका मतलब है कि अब जो है किसान जमीन जो है वो किसानों की हो जाएगी, लेकिन इसके बदले में किसानों को एक मोटी रकम देनी पड़ेगी, तब वो जमीन जो है किसानों की हो जाएगी, ऐसा जो है इसने कहा था, ठीक है। हालांकि ऐसा करने से देखिए, क्योंकि अब जमीन तो किसानों को मिला, लेकिन एक भारी रकम चुकाना पड़ा उसके लिए, और किसानों के पास मैंने पहले ही बताया कि पूंजी का अभाव था, किसानों के पास जो है पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, जिस वजह से उन्हें कर्ज लेकर जमीन खरीदना पड़ा। एक भारी जो है दर पर जो है कर लिया था इन्होंने, जिस कर्ज को ये कभी चुका ही नहीं पाए, और फलस्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो क्या हो गई? और ज्यादा दयनीय हो गई। आर्थिक स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई, नीचे की तरफ मतलब और ज्यादा दयनीय हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो इस पॉइंट को जो है समराइज करते हैं। तत्कालीन रूस में किसानों एवं मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी। बढ़ती महंगाई के कारण किसान एवं मजदूर अपने भरण पोषण करने में असमर्थ थे। फलस्वरूप इन्हीं आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए किसानों ने 1858 से 60 के बीच कुल 284 बार आंदोलन किया या विद्रोह किया, जिसे हर बार रूस के शासकों द्वारा कुचल दिया गया। लेकिन इन क्रांतियों से तंग आकर 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया, लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति में फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप किसानों में असंतोष जारी रहा और बढ़ता गया, ठीक है। हो गया, ये सामाजिक कारण भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम आर्थिक कारणों को जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। आर्थिक कारणों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आर्थिक कारण का मतलब है रुपए पैसे से संबंधित चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर यही समस्या है कि इसको मिटाने के लिए पानी से फिर भिगाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आपको चीजें दिखाई देंगी, जो अभी मैं लिखूंगा वो दिखाई देने वाली। ठीक है, आर्थिक कारण को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी जो राजस्व है उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रूस के राजस्व का मुख्य स्रोत जो है ना वो भूमि कर था। ठीक है, राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? यहाँ भूमि कर, मतलब जो लैंड टैक्स होता है ना, जो जमीन पर टैक्स लिया जाता है, लगान। ठीक है, वही यहाँ के राजस्व का मुख्य स्रोत था। ठीक है, राजा को आय कहाँ से प्राप्त होता था? भूमि कर से। वो किसानों से, जमींदारों से टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे। उन्हीं कर के बदौलत जो है इनका राजस्व पूरा होता था। ठीक है, लेकिन क्योंकि किसानों के पास पूंजी का अभाव था, जिस वजह से उत्पादन जो है वो उत्पादन में कमी आई थी। ठीक है, इस कमी के कारण जो है वो, और जब कमी आने लगी तो कमी आई मतलब उत्पादन होगा ही नहीं, कम होगा, तो किसान जो है वो टैक्स क्यों देगा? ठीक है, वो भी जबरदस्ती लिया जाता था। तो किसानों ने जो है टैक्स देने से मना कर दिया, है ना, वो टैक्स देने से मना करने लगे। ठीक है, हालांकि फिर भी उनसे जबरदस्ती जो है कर वसूल लिया जाता था, और किसानों की स्थिति और ज़्यादा खराब होते चली गई, वो और ज़्यादा कमज़ोर और गरीब होते चले गए। ये हुआ। और दूसरा बात यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, हम विश्व युद्ध शॉर्टकट में एक पूरा लिख देते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण जो है रूस ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण रूस पर आर्थिक दबाव भी बढ़ता गया। ठीक है, रूस पर आर्थिक दबाव भी बढ़ता गया। जाहिर सी बात है, किसी युद्ध में आप शामिल होंगे तो आपको जो है सेना पर काफी खर्च करना पड़ेगा, और इतना युद्ध में खर्च होने लगा कि रूस की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज्यादा चरमरा गई थी, और रूस दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया था। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ गया, फलस्वरूप यह दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया। ठीक है, तो आर्थिक कारण में दो तीन लाइन लिखेंगे कि रूस के राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर था, और उत्पादन में कमी के कारण यह भूमि कर की वसूली कम हो गई थी, जिसके कारण राजस्व में भारी कमी आई, तथा प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण रूस पर आर्थिक दबाव भी बहुत अधिक बढ़ गया था। फलस्वरूप रूस उस समय दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया। ठीक है, जिससे कि जनता ने, किसानों ने प्रथम विश्व युद्ध से तुरंत हटने की मांग करने लगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से तुरंत हटने की मांग करने लगे जनता। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होने की मांग करने लगे थे। ठीक है, अब धार्मिक कारणों को समझते हैं। धार्मिक कारण में बहुत ज्यादा नहीं है, एक लाइन काफी है। ठीक है, दो लाइन देखिए, रूस में कई धर्म के लोग रहते थे। वहां पर ईसाई धर्म के लोग भी रहते थे, ईसाई धर्म के लोग ज्यादा थे, और इन्हीं का प्रभाव ज्यादा था। ठीक है, ईसाई धर्म के अलावा बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और यहूदी, ठीक है, यहूदी इत्यादि लोग जो है वहां पर रहते थे। ठीक है, पोल भी वहां रहते थे। वहां और कौन रहते थे? पोल। ये बिजली वाला खंबा नहीं, पोल जाति है। ठीक है, पोल विद्रोह कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, पोल विद्रोह जो है रूस में हुआ था, और ये पोल विद्रोह कब हुआ था देखते हैं, इसमें दिया ही है 1863 में। ठीक है, 1863 में हुआ था पोल विद्रोह। ठीक है, पोल विद्रोह जो है वो 1863 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, रूस में ईसाई, बौद्ध, यहूदी, पोल तथा अन्य धर्म के लोग, अन्य धर्म एवं जाति के लोग रहते थे। लेकिन रूस में ईसाई धर्म है ना, कट्टरपंथी ईसाइयों
कट्टरपंथी ईसाइयों एवं चर्च का प्रभाव था, एवं रूसी चर्च का प्रभाव था, एवं रूसी चर्च का प्रभाव था, रूसी चर्च का प्रभाव था। ठीक है, दिखाई दे रहा है, रूसी चर्च का प्रभाव था। ठीक है, इस वजह से रूस में धार्मिक असंतोष भी उत्पन्न हुए। ठीक है, अब देखते हैं बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण मतलब शिक्षा जगत के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन लोगों की भूमिका को हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि उन लोगों ने जो है कैसे जो है इन परिस्थितियों में क्या भूमिका निभाया, लोगों को कैसे जो है जागरूक बनाया, ताकि जो है देश में एक सही व्यवस्था जो है बहाल की जा सके, लोगों को गणतंत्र के प्रति जागरूक बनाने का काम जो है इन लोगों ने ही किया था। ठीक है, तो इनमें कई सारे नाम आते हैं हमारे पास। ठीक है, जिनमें 4-5 नाम आते हैं, महत्वपूर्ण नाम है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। और 2 नाम ऐसे हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये वाला टॉपिक भी आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहला नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, पहला नाम कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। नाम तो कहीं सुना ही है इसका। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, दूसरा नाम कौन होगा? इवान तुर्गनेव। इवान तुर्गनेव दूसरा नाम है। ठीक है, तीसरा नाम कौन है? तीसरा है दोस्तोवस्की। तीसरा है दोस्तोवस्की, ध्यान से देखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, चौथा है मैक्सिम गोर्की। ठीक है, मैक्सिम गोर्की। ठीक है, चौथा है मैक्सिम गोर्की। और पांचवा कौन है भाई? एंटन चेखव। पांचवा है एंटन चेखव। ठीक है, एंटन चेखव का एक छोटा सा स्टोरी है, वो हम लोगों को पढ़ना भी है। चेखव, ठीक है, हमारे इंग्लिश में है, जो इंग्लिश का एक सेकंड बुक है ना, रीडर, इंग्लिश रीडर, उसमें है मेरे ख्याल से सेकंड नहीं, 3rd चैप्टर है ये। ठीक है, वहाँ पर पढ़ेंगे और जब पढ़ाएंगे ये स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार है, आपको सुनकर काफी ज्यादा हंसी भी आएगा इसमें। ठीक है, कहानी बात में बात करेंगे। यहाँ देखते हैं, लियो टॉल्स्टॉय जो है, इसने एक पुस्तक लिखा था। इसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था युद्ध एवं शांति। युद्ध एवं शांति, वॉर एंड पीस। ठीक है, वॉर एंड पीस किसका लिखा हुआ पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय का है। ठीक है, इवान तुर्गनेव के बारे में जो है यहाँ पर 2 बातें हैं। ठीक है, इन्होंने 2 उपन्यास लिखे, फादर्स एंड सन्स। पहला है फादर्स एंड सन्स, फादर्स एंड सन्स। ठीक है, और दूसरा उपन्यास क्या है? दूसरा है दी वर्जिन सॉइल। दी वर्जिन सॉइल। ठीक है, दी वर्जिन सॉइल है दूसरे का नाम। ठीक है, अच्छा, ये दी वर्जिन सॉइल में इन्होंने इतना ज्यादा जो है ना क्रांतिकारी विचार दिए थे, जिसकी वजह से रूस की जो युवा थी, रूस के जो युवा थे, वो काफी ज्यादा जो है वो उत्प्रेरित हो गए और उन्होंने एक आंदोलन कर दिया जिसका नाम पड़ा निहिलिस्ट आंदोलन। ये कब हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन 1881 में, निहिलिस्ट आंदोलन। ठीक है, निहिलिस्ट आंदोलन। ठीक है, इस निहिलिस्ट आंदोलन में, आंदोलन भी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, निहिलिस्ट आंदोलन, जो ये निहिलिस्टों ने जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी थी। ठीक है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी थी। ठीक है, गोली मार दी गई थी। और इसी केस में जो है लेनिन का बड़ा भाई भी मारा गया था, लेनिन के बड़े भाई को, इस आरोप में कि उसने जो है वो जार की हत्या में शामिल था, उसको मार दिया गया था, जिस वजह से लेनिन जो है जारशाही का कट्टर दुश्मन बन गया था। ठीक है, दोस्तोवस्की, इसका जो है एक दिया है क्राइम एंड
पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट जो है दोस्तोवस्की का दिया है। क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट ये उपन्यास है, ठीक है, ये उपन्यास है भाई। देखो ये लोग भी उपन्यासे हैं, ये दोनों भी उपन्यास ही है। और ये मैक्सिम गोर्की का बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है ये माँ, ठीक है, उपन्यास है ये, ठीक है। माँ उपन्यास किसने लिखा? मैक्सिम गोर्की ने। देखो अभी तक ये लियो टॉल्स्टॉय और मैक्सिम गोर्की इन दोनों के से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर भी हमने आपको ये सारे चीज़ बताए हैं ताकि आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हर साल पूछते हैं वही इस साल भी पूछेंगे। जो बुक में दिया हुआ है उसमें से कोई दूसरा भी पूछ सकता है जो अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है। तो हम उन सभी चीज़ों को याद रखेंगे ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाए हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो सके, ठीक है। लास्ट है एंटन चेखव। एंटन चेखव के दो नाटकों का नाम यहाँ पर दिया है। एक तो दिया है दी थ्री सिस्टर्स, ठीक है, दी थ्री सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर्स। और दूसरा है दी चेरी ऑर्चर्ड, दी चेरी ऑर्चर्ड, ठीक है। ये दो क्या है? इसके नाटक हैं, ये दोनों जो है नाटक हैं इनके, ठीक है। तो इसमें जो है ये तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे नाम हम याद रखेंगे। इसमें क्या लिखना है बौद्धिक कारण में? तो यहाँ पर लिखेंगे कि रूस के बुद्धिजीवियों ने भी रूस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने रूस की तत्कालीन दयनीय दशा को देखते हुए इसका प्रतिकार किया, जारशाही पर हमला किया। उन्होंने जारशाही का विरोध, जारशाही की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया। उन्होंने वहाँ की युवाओं को प्रेरित किया क्रांति करने के लिए, ठीक है। यही सब बातें जो है हमें लिखनी है। मेरा ये विश्वास है कि इन सारे पॉइंट्स को मैंने जैसे जैसे जो है लास्ट में 3-4 लाइन करके एक्सप्लेन किया है, उन चीज़ों को आपने लिख लिया है, समझ लिया है, ठीक है। यही सब चीज़ें जो है आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान से याद रख लीजिएगा, समझ तो लिए हैं, बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार लिखिएगा तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे हम, ठीक है। आगे जो है रूस की क्रांति को हम लोग समझेंगे। आज रूस की क्रांति को कारण को समझ लिए हैं, अगली बार जो है हम लोग इसके अलग अन्य चीज़ों को भी समझेंगे, ठीक है। और यहीं पर जो है एक चीज़ और जो है शायद छूट रहा है, वो सैनिक कारण, ठीक है। सैनिक कारण जो है एक छठा आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सैनिक कारण, अच्छा हुआ याद आ गया, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है कि नोट्स जो मैंने लिखा है उसमें सैनिक कारण का जिक्र मैंने कहीं किया ही नहीं है, ठीक है। वो मैं शायद लिखते वक्त भूल गया होऊंगा, ठीक है। अभी याद आया अचानक से तो बता दे रहा हूँ। सैनिक कारण, देखिए सैनिक कारण में हम लोग क्या लिखेंगे? दो बातें यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 1854-56 की क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय, क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय। अभी इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा बात 1904-5, ठीक है, 1904-5 में रूसी जापानी युद्ध में भी रूस की पराजय हुई, ठीक है, रूस की पराजय, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए रूस 1854-56 की क्रीमिया युद्ध, ठीक है, क्रीमिया युद्ध हार गया था। इससे रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा में कमी आई थी। साथ ही साथ 1904 एवं 1905 में एक छोटे से देश जापान से रूस बुरी तरह हार गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने 1905 में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। इसी को 1905 ईस्वी की क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे,
ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आप हर चीज़ को आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझ सकें और एक एक चीज़ों को आप पढ़ें, समझें और लिखें, उसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आज का एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 5 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। आप रूस की क्रांति के क्या क्या कारण थे, इनको आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे। ठीक है, इनको लिखेंगे विस्तार पूर्वक और उसे याद भी करेंगे। ठीक है, और कुछ दिन में हम एक ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं, एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आप जो है अपने लिखे हुए आंसर्स को हमसे शेयर कर सकते हैं। या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे या फिर टेलीग्राम चैनल, या फिर हो सकता है कि कोई नया ईमेल आईडी बना लिया जाए जिस पे जो है इन तीनों में से कोई एक चीज़ हम लोग करेंगे। बाकी लोगों से हम बात कर लेते हैं, उसके हिसाब से काम होगा। आप अपने आंसर्स उस पर भेज सकते हैं। मेरा ख्याल है ईमेल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, उस ईमेल पर आप इसका आंसर का PDF बना करके भेज सकते हैं और हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, जो उसमें कमियां होंगी, जो सुधार की आवश्यकता होंगी, वो हमारी टीम आपको बताएगी। ठीक है, हमारे पास बहुत अभी ऑनलाइन क्लासेस तो मैं अकेले ही ले रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पास कई सारे टीचर्स हैं। ठीक है, जो बाद में चलकर वो भी ऑनलाइन आएंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।